अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। बायोसाइंसेज से रेलेवेंट किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो स्कूल लेवल की जॉब्स हों या कॉलेज लेवल पर लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हों, उनकी तैयारी के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसमें फ्री लेक्चर्स भी होंगे, पेड लेक्चर्स भी होंगे, प्रॉपर सेशंस होंगे, जिसके जरिए आप बेहतरीन तैयारी करके इंशाल्लाह 16, 17, 18 और 19 ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब्स अवेल कर सकेंगे और उसका जो रिटन टेस्ट है उसकी बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। ये जॉब्स किसी भी लेवल की हो सकती हैं, स्कूल कॉलेज लेवल की जॉब्स के अलावा अगर आप किसी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये तमाम लेक्चर्स आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस के नाम से हमारे दो यूट्यूब चैनल्स हैं, जहां पर वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे और तमाम जॉब्स की अपडेट्स भी मिलेंगी। हर किस्म की अपडेट के बारे में जानने के लिए, जॉब्स के बारे में जानने के लिए और वीडियो लेक्चर्स की कंप्लीट सीरीज लेने के लिए आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी का पहला लेक्चर पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। हम देखेंगे कि सेल क्या है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट का सेल थ्योरी की डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, सेल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे। फिर सारे ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे, सेल की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सेल क्या है। अब सेल का मतलब एक बॉक्स होता है, जिस तरह जेल में कमरे को एक सेल कहा जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम सेल की टर्म यूज करते हैं। सेल असल में है क्या, बायोलॉजी में सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे हम सेल कहते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सेल से छोटा तो माइटोकॉन्ड्रिया है या उससे छोटा राइबोसोम है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो लाइफ में पाई जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो हम कैसे कह रहे हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब यह है कि सेल वो सबसे छोटी बॉडी है जो एज ए लाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकती है और अपने जैसे नए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर सकती है। सेल कैन प्रोड्यूसेस न्यू स्ट्रक्चर्स लाइक इटसेल्फ। तो हमारे पास जो सबसे छोटी जिंदा चीज एग्जिस्ट करती है, जो लाइफ के तौर पर अपना लाइफ साइकिल मेंटेन करती है, अपनी न्यू जनरेशंस क्रिएट करती है, वो सेल है। हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो सेल इज स्मॉलेस्ट। ये पहली बात होगी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्ट्रक्चरल ये है कि किसी भी लिविंग बॉडी में ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो तमाम स्ट्रक्चर्स बनाता है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी बड़े फंक्शन की बेस है। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं। सो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, टोटली माइक्रोस्कोपिक है। एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, हम एक सेल को किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। तो एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बेसिक चीज होती है कि एक सेल के गिर्द एक कवरिंग होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम बाहर से आगाज करें तो सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, इसके अलावा भी कवरिंग्स होती हैं, लेकिन ये कॉमन कवरिंग है जो हर तरह के सेल्स में पाई जाती है। दूसरा, सेल के अंदर एक प्रॉपर मीडियम मौजूद होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरे नंबर पर सेल के अंदर पाया जाता है उसका जेनेटिक प्रोग्राम, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेल के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जहां तक ऑर्गेनेलिस की बात है, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलिस सेल्स में होते हैं, और वो ऑर्गेनेलिस कहां पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब सेल क्या है, सेल सबसे फर्स्ट लेवल है जब आप लाइफ को स्टडी करते हैं। इसके बाद आप टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इसी तरह मूव करते जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है और ये किस तरीके से डिस्कवर हुई। सबसे पहले हम एक सेल को देखते हुए आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये एक सेल है, एक प्लांट सेल। अगर हम एक प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जो एक आउटर कवरिंग के तौर पर मौजूद है, ये इस तरीके से। इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हमारे पास ये यहां पर ये प्रॉपरली न्यूक्लियस मौजूद है। फिर इसके अलावा ये बाहर जितना भी सेहन है, यह सेल का साइटोप्लाज्म है। ऑर्गेनेलिस की बात करें तो ये हमारे पास वैक्यूल है। फिर ये हमारे पास, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस से ऑनवर्ड ये पूरा एक नेटवर्क ट्यूब्यूल्स का शुरू हो रहा है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। फिर चूंकि प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। हर एक ऑर्गेनेली को हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ये गोल्जी बॉडीज हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक अजाफी कवरिंग है जिसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। ये प्लांट सेल्स में तो होती है लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ये मौजूद नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, वेसिकल्स हैं, साइटोसोल है। ये एक एक करके हम देखते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये एनिमल सेल है। अगर हम एक एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये न्यूक्लियस है, ये 3D स्ट्रक्चर है तो इस वजह से ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये बाहर मेम्ब्रेन है। ये इसी तरह है जिस तरह आप किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ओपन करके देख लें। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के गिर्द ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने एक एक करके नेक्स्ट सेल के अंदर देखते जाना है। ये एक ओवरव्यू था जो हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहेंगे। सेल को हम क्यों स्टडी करते हैं? अगर आप किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, लाइक आप मेडिसिन में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी डिजीजेस को स्टडी करने के लिए सेल को स्टडी करना जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेने के लिए सेल को स्टडी करना जरूरी है। और हर तरह की बायो की जो ब्रांच है, लाइक एवोल्यूशन है, उसके लिए अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंस भी बाय टाइम हम देखते जाएंगे। हम बात करते हैं हिस्टोरिक डेवलपमेंट की, कि सेल के बारे में कैसे पता चला और सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के जमाने से पहले दुनिया की सबसे पहली माइक्रोस्कोप जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है वो 1595 सन 1595 में डिस्कवर हुई। हॉलैंड के साइंटिस्ट थे ज़ैकरियास जेनसन। ये डच साइंटिस्ट थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को हम डच कहते हैं। इन्होंने पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। तो इनके दौर से पहले लोग ये समझते थे कि जिंदा चीजें खुद ब खुद बन जाती हैं, यानी कि एबायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो एग्जिस्ट करता था। तो जब 1595 में ज़ैकरियास जेनसन ने पहली माइक्रोस्कोप डिस्कवर की तो बाय टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो उससे पहले देखना पॉसिबल नहीं था। तो 1665 में, यानी कि पहली माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के 70 साल बाद, 70 इयर्स लेटर, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने पहले सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था और उसका काम था कि ही वाज अ क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में ये काम कर रहा था। तो उसने मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। उसमें कॉर्क के पीसेस भी शामिल थे। जब उन्हें सेल के नीचे रख के देखा तो उसे उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए कि लकड़ी है, यानी कि वुड है, कॉर्क का पीस है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। उसने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसे कहते हैं माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया के अंदर उसने ये टाइनी बॉक्सेस जो ऑब्जर्व किए, ये इनकी डायग्राम्स भी पब्लिश की। फिर उसने कहा कि ये जो बॉक्सेस हैं दे लुक लाइक हनीकॉम बॉक्सेस। तो हनीकॉम के अंदर जिस तरह के बॉक्सेस होते हैं ये वैसे दिखाई देती थी। तो ये सेल के बारे में लोगों की पहली परसेप्शन थी। अब ये रॉबर्ट हुक ने जो चीज देखी थी ये असल में क्या थी? ये वुड थी, लकड़ी, डेड प्लांट सेल्स, और उसे जो दिखाई दे रहा था उसकी जस्ट सेल वॉल थी। लेकिन उस जमाने में इन चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद 1674 में एंथनी वैन ल्यूवेनहुक, ये एक साइंटिस्ट था और इसने पहली दफा एक पावरफुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जो 270x टाइम्स तक चीजों को मैग्नीफाई कर सकती थी और बहुत सारी चीजें स्टडी की। इसने स्टडी किया पॉन्ड वाटर को, ब्लड को, डेंटल प्लेग को और उसने सीमन को भी स्टडी किया। जब ये सारी चीजें उसने स्टडी की तो उसे बहुत सारी छोटी छोटी लिविंग बॉडीज दिखाई दी जो मूव कर रही थी। उसने अपने परसेप्शन में ये कहा कि दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, और उसने जो वर्ड यूज किया दैट वर्ड वाज एनिमलक्यूल्स। तो ये सेलुलर लेवल पर बहुत ही छोटे जानदारों को देखने का पहला आप कह सकते हैं कि तजर्बा था जो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने किया। He was the first to describe bacteria। उसने बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किया फ्रॉम डेंटल प्लेग, और प्रोटोजोआ को उसने स्टडी किया पॉन्ड वाटर में, और उसी तरह उसने स्पर्मेटोजोआ को भी स्टडी किया और इन सारी चीजों को उसने नाम दिया एनिमलक्यूल्स का। इसके बाद 1831 यानी कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के 136 साल के बाद 136 इयर्स लेटर से एक बड़ी एडवांसमेंट हुई
और वो बॉक्सेस जो आज तक खाली देखे जा रहे थे उनमें पहली दफा एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और वो भी सेंटर में। इसके लिए वर्ड यूज किया गया न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत सॉलिड हो और सेंटर में एग्जिस्ट कर रही हो। लैटिन में इसका मीनिंग नट या कर्नेल का होता है। कर्नेल हम मकई के दाने को कहते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियस सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी एटम के सेंटर में हो सकता है या सेल के सेंटर में हो सकता है। और इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। ही वाज स्टडीइंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के अंदर इनको स्टडी कर रहा था और उसे इसके अंदर ये चीजें दिखाई थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट है परकिंजी, जिसका नाम है जैन इवेंगलिस्टा परकिंजी। 1835 से लेकर 1839 के दौर में ये ज़ेक रिपब्लिक से इसका ताल्लुक था, और ये एनाटॉमी स्टडी कर रहा था सेल्स की और उनके फंक्शंस को। तो उस दौरान इसे सेल के अंदर लिविंग ऑब्जेक्ट्स का एहसास हुआ कि सेल एक लिविंग बॉडी है। इसने जो वर्ड यूज किया वो था प्रोटोप्लाज्म का, और ये साल था 1839। तो पहली दफा सेल्स को एक प्रॉपर लिविंग स्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाने लगा। इसके बाद दो साइंटिस्ट हैं, श्लीडन एंड शवान। दोनों का ताल्लुक जर्मनी से है। श्लीडन वाज अ बॉटनिस्ट, शवान वाज अ जोलॉजिस्ट। ये एक दफा एक जगह पर इकट्ठे हुए और दोनों ने अपने काम को आपस में डिस्कस किया। अब श्लीडन का ये मानना था कि जितने भी प्लांट्स को वो स्टडी कर रहा था वो मुख्तलिफ तरह के सेल्स के मिलने से बने हैं, और प्लांट्स के तमाम फंक्शंस भी इन्हीं सेल्स के थ्रू होते हैं। शवान का सेम कॉन्सेप्ट एनिमल्स के बारे में था। वो एनिमल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी कर रहा था, और उसने कहा कि ये नर्व और मसल सेल्स जो हैं ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर काम करते हैं, तो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस मुकम्मल होते हैं। तो जब इन्होंने आपस में काम डिस्कस किया, तो उसके बाद इन्होंने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी, और सेल थ्योरी के बारे में दो बातें कही गई। पहला, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही जिंदा चीजें बनाता है, और सेल के जरिए ही तमाम सेल के फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। और दूसरा, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी के जो बिल्कुल बेसिक दो पोस्टुलेट्स हैं वो इन दोनों साइंटिस्ट ने दिए, और ये शवान की 1839 में बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था माइक्रोस्कोपिकल रिसर्चेस, जिसमें उसने एनिमल और प्लांट बायोलॉजी दोनों को कंबाइन किया और सेल थ्योरी के बेसिक दोनों कंपोनेंट्स पुट किए। इसके बाद 1855 में, यानी कि सेल थ्योरी पब्लिश होने के 16 साल बाद 1855 में जर्मनी के ही एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने सेल के बारे में एक तीसरी अहम तरीन बात की, जिसके बाद सेल थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कंप्लीट हुए। इसने वर्ड यूज किया ओमनिस सेलुला इस सेलुला। इसका मतलब था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस जमाने में लोग ये समझते थे कि कहीं पर कूड़ा पड़ा होगा, कहीं पर डेब्रिस पड़ा होगा, तो उससे खुद ब खुद जिंदा चीजें बन जाएंगी, यानी कि एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने जब ये बात कही कि जो सेल्स हैं ये पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं, तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था बायोजेनेसिस का, कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम लाइफ। जिंदा चीजों से ही जिंदा चीजें बन सकती हैं, और यहीं से ही बहुत सारे जो पुराने ख्यालात थे वो खत्म हो गए, और इसके बाद जो सेल थ्योरी है उस पर तेजी से काम शुरू हुआ, और ये चीजें कॉन्सेप्ट में आ गई कि सेल के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जो बहुत सारे काम कर रहे होंगे। तो इस तरह ये हमारा मेन काम मुकम्मल हुआ। इसी की कही की बात को लुइस पास्चर ने 1861 में अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया, जब उसने डिफरेंट फ्लास्क के अंदर कंटेमिनेटेड और नॉन कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट दिए, और ये बताया कि जब एनवायरनमेंट कंटेमिनेटेड होता है तब लाइफ उसके अंदर बन सकती है, वरना एक डेब्रिस को जब हम नॉन कंटेमिनेटेड कर देते हो, उसके अंदर मौजूद तमाम लाइफ को खत्म कर देते हैं हीट से, तो उसके बाद चाहे उसे जितना अर्सा मर्जी पड़ा रहने दे, उसमें लाइफ दोबारा से नहीं आ सकती। इसके बाद 1857 एल्बर्ट फॉन कॉलिकर, ये वर्ड लिखने में वॉन है, पढ़ने में फोन है। एल्बर्ट फॉन कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की तरफ मूवमेंट की। ये एक स्विस एनाटॉमिस्ट था। He was the first to identify and describe mitochondria in muscle cells। अच्छा, मसल सेल्स की डिस्कवरी पर और बहुत सारे लोगों का काम है, जिस तरह के बेंडा ने इसको नेम दिया प्रॉपर, आल्टमैन का इस पर काम है।
तो उन्हीं के साथ ये अल्बर्ट वॉन कॉलिकर 1857 इन्होंने भी काम किया और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। इसके बाद 1875 से लेकर 1892 में एक और बड़ी एडवांसमेंट हुई कि ये पता चला कि लाइफ भी सेल्स के मिलने से बनती है, कि जब स्पर्म और एग सेल्स मिलते हैं तो उनके मिलने से जाइगोट बनता है और उससे नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्कवर किया। 1892 की बात है, हार्टविग ने अपना काम पब्लिश किया द सेल एंड द टिश्यूज के नाम से। उसके बाद 1879 से लेकर 1882 तक सेल की डिवीजन डिस्कवर हुई। डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग, तो हम कह सकते हैं कि साइटोजेनेटिक्स का पायनियर था ये साइंटिस्ट, और इसने माइटोसिस पर काम किया। माइटोसिस जिसका मतलब होता है कि एक सेल से नए सेल्स का बनना। इसके बाद फर्दर काम होता रहा। एडवर्ड बिनेडन 1883 में इसने मियोसिस का प्रोसेस डिस्कवर किया। 1893 में अगस्ट वाइसमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था और इसने एक अहम तरीन काम किया। इसने कहा कि जो सेल्स होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल को आगे पास करते हैं, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे कैसे पास होगी? जर्म सेल्स के थ्रू पास होगी। तो ये भी एक नई एडवांसमेंट थी और ये करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अगस्ट वाइसमैन। लिखने में वीजमैन है, पढ़ने में वाइसमैन है। अच्छा, इसी तरह सेल बायोलॉजी पर फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई वाल्टर स्यूटन की तरफ से 1902 में। और अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनेलिज मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए। इन पर हम यहां पर जस्ट एक जर्नल ओवरव्यू देंगे। डिटेल में जब एक एक ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें हम देखते जाएंगे। जिस तरह हमारे पास यहां पे है अल्बर्ट क्लॉड, जिसने सेल फ्रैक्शनेशन की टेक्निक डिस्कवर की, जिसके जरिए आप एक सेल को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए उसके सारे कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इनका काम है। इसके बाद जॉर्ज प्लाट का काम था राइबोसोम को डिस्कवर करना। लिखने में जॉर्ज प्लाट है, पढ़ने में जॉर्ज प्लाडे है। इसी के बाद क्रिस्टियन रेने डी ड्यूक, इन्होंने लाइसोसोम्स को भी डिस्कवर किया, पैरोक्सिसोम्स को भी डिस्कवर किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है जो इन्होंने डिस्कवर किए हैं। तो जब इतनी सारी चीजें डिस्कवर हो गई तो आज के मॉडर्न डे में हम सेल थ्योरी को किन पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे? सबसे पहले, all living things are made up of cells. Second postulate, the cell is a structural and functional unit of life. ये पहली दोनों बातें श्लीडन और शवान की थी। इसके बाद है all cells arise from pre-existing cells by division. ये वाली बात जिसे हम ओमनिस सेलुला के नाम से पढ़ते हैं, ये रुडोल्फ विर्चो का काम है। इसके बाद सेल्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन या ये पॉस्टुलेट डेवलप किया था अगस्ट वाइसमैन ने और स्यूटन ने। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन में क्रोमोसोम्स के जरिए पास होती है। ये स्यूटन और वाल्टर फ्लेमिंग का काम था। इसके बाद जर्म प्लाज्म थ्योरी, यानी कि इंफॉर्मेशन सारे सेल्स पास नहीं करेंगे बल्कि जर्म सेल्स पास करेंगे। तो ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम है अगस्ट वीजमैन। तो इसके बाद ये लगातार बातें होना शुरू हुई। एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन द सेल्स, और एक ऑर्गेनिज्म की तमाम जो लाइफ होती है, एक्टिविटी होती है, वो इंडिपेंडेंट सेल्स की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। तब ये सारी चीजें सेल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन, इसमें वायरसेस हैं। वायरसेस को हम लिविंग सेल की बेस पर नहीं मानते। वायरसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, डीएनए है या आरएनए है, जब वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन वायरसेस ए सेलुलर है, तो वायरसेस को हम लिविंग नहीं मानते। दूसरी इसमें एक्सेप्शन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनको भी हम एक अलग ऑर्गेनिज्म के तौर पर नहीं मानते। तो ये दो चीजें एक्सेप्शन में आती हैं। रेप्लिकेट करते हैं, सेल जैसा सारा बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन वो अलग से जिंदा ऑर्गेनिज्म नहीं है। सेल के बेसिक कंपोनेंट्स सारी डिटेल बाद में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ नाम देखेंगे। सेल का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को बाहर से कवर करती है। ये बनी हुई है लिपिड की बाइलेयर से, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट से। इसका काम होता है सेल का एक इंटरनल इन्वायरमेंट सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट रखना। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल है। साइटोप्लाज्म ये सेल का इंटरनल मीडियम है। सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है तो इसके अंदर है, सेल के अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है तो इसी के अंदर होगा। तो ये सेल का मीडियम ऑफ लाइफ है, हर एक चीज इसी के अंदर होनी है।
तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली या स्ट्रक्चर हम कह लें वो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो जेनेटिक मटेरियल की जो टर्म है ये ज्यादा यूनिवर्सल बन जाएगी, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे राइबोसोम्स, ये भी तमाम किस्म के सेल्स में लाजमी तौर पर पाए जाते हैं। जॉर्ज प्लाडे ने इनको डिस्कवर किया था, इन पर भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अब हम देखते हैं सेल्स की टाइप्स। अगर हम सेल्स का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल चेक करें तो हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए हैं, ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, एक दरमियाना रस्सा भी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन हर एक सेल अपने आप को इंडिविजुअली सस्टेन करता है, उसे हम कॉलोनियल लाइफस्टाइल कहते हैं। लेकिन अगर हम सेल की टाइप्स डिस्कस करें तो सेल की बेसिकली दो टाइप्स हैं। वन इज द वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जिसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे एडवांस सेल्स हैं जिन्हें हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। जमीन पर जिंदगी का आगाज जब 4 अरब साल पहले हुआ तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से हुआ, यानी कि बैक्टीरिया से, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स बहुत बाद में आए। तो इनमें काफी सारे फर्क हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन या कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसी तरह यूकैरियोटिक में यू का मतलब ट्रू है, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। अब आप जब इस टॉपिक को मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको दो तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। एक तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस है। कुछ किताबों में लिखा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस है। तो हम एक एडवांस और मॉडर्न लेवल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब भी आप एक न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसी भी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जो क्रोमैटिन फॉर्म में हो सकता है, या अगर आपसे डिवाइडिंग स्टेज पर देखेंगे तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हो सकता है। ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। चौथा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये चार चीजें जब मौजूद होती हैं तो इसको हम कहते हैं अ वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्म दूसरी चीज है, न्यूक्लियोलस तीसरा कंपोनेंट है, और क्रोमैटिन मटेरियल चौथा कंपोनेंट है। अगर ये चारों चीजें मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है, और यही न्यूक्लियस मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। इसी को हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। इसके मुकाबले में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, तो उनके अंदर रह जाता है सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल या उनका क्रोमोसोम। तो हम उसे न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, यानी कि देयर इज समथिंग व्हिच इज लाइक न्यूक्लियस। कोई चीज न्यूक्लियस जैसी है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया में और एंशिएंट बैक्टीरिया में। आर्किया का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल है, जहां से लाइफ का ओरिजिन हुआ। और यूकैरियोटिक सेल सारे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो अगर आप 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो किंगडम है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी, उसके अंदर जो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक नहीं है। ये आपके पास आसानी है याद करने की। और उसके बाद जितने भी किंगडम्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, चारों किंगडम्स के अंदर जस्ट यूकैरियोटिक सेल्स हैं, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। यानी कि जब आप किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ते हो ना तो आप उसमें पढ़ते हो यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम, एल्गी के डिफरेंट टाइप, स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स। आप उनके नाम सुनते हो, आपको एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स की वाइब्स आती हैं, लेकिन आप उनको नहीं मिक्स करेंगे मोनेरा के साथ, आप उनको यूकैरियोटिक ही मानकर चलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है जिसमें कैंडिडेट मिस्टेक कर रहे होते हैं जब वो इसे याद करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हम फर्क देखते हैं। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्ली एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो हम टर्म यूज करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस है, डीएनए एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर बंद है,
ये लीनियर डीएनए है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए के मिलने से बने, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियाइड रीजन है, सिंगल डीएनए, मोस्टली सर्कुलर, अजाफी न्यूक्लियस भी क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। दूसरा जो अहम तरीन फर्क है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, गोल्जी ऑपरेटस भी नहीं है, इवन सिंगल मेम्ब्रेनस लाइसोसोमल ऑर्गेनेलिस भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सारे ऑर्गेनेलिस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर चंद एक ऑर्गेनेलिस आप कह सकते हैं कि मिस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यहां पर आप एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे किसी एक आध ऑर्गेनिज्म का जो यूकैरियोटिक होगा, लेकिन उसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस नहीं होंगे। सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स उनके मुकाबले में 10 से 100 गुना या समटाइम 1000 गुना तक भी बड़े हो सकते हैं। तो एवरेज जो साइज चलता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्स का साइज 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक एवरेज चलता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। साइटोस्केलेटन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना होने के बराबर होता है, मोस्टली चंद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रॉपर्ली एक साइटोस्केलेटन है जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंशिएंट राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम 70s राइबोसोम्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80s राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इनके बारे में हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है राइबोसोम्स के लेक्चर में कि क्या क्या फर्क होते हैं, तो अभी हम जस्ट ओवरव्यू की हद तक देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली सेल वॉल होती है क्योंकि बैक्टीरिया के पास ऑलमोस्ट सेल वॉल होती है और मोस्टली वो सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। इसके मुकाबले में जो एंशिएंट बैक्टीरिया हैं आर्किया, उनके अंदर सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की सेल वॉल। इसके मुकाबले में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास दोनों तरह के केसेस हैं। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है सेलुलोज की, फंजाई के पास सेल वॉल होती है काइटन की, एल्गी के पास भी सेल वॉल होती है सेलुलोज की। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं जिन्हें आप प्रोटोजोआ कहते हैं उनमें भी सेल वॉल नहीं होती। मोल्ड्स के पास सेल वॉल होती है, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड फंजाई जैसे हैं, लेकिन उनके पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है। डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होगी। माइटोसिस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है माइटोटिक अपरेटस। साइटोस्केलेटन लेवल के वो हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं तो वो अवेलेबल ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये चीजें मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है बाइनरी फिशन और यूकैरियोटिक सेल्स में होती है माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि ये दोनों तरह की जो एडवांस डिविजन होती हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती हैं। फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। उनकी अरेंजमेंट का एक फर्क हो सकता है, बाकी वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स का बहुत डाइवर्स हो सकता है। दे कैन बी एरोबिक, दे कैन बी एनएरोबिक। यूकैरियोटिक सेल्स में एनएरोबिक कंडीशन रेयर है, एरोबिक कंडीशन ज्यादा है। उसकी वजह प्रोकैरियोटिक लाइफ तब इवॉल्व हुई थी जब जमीन का एनवायरनमेंट एनएरोबिक था। उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक लाइफ इवॉल्व ही तब हुई जब ऑक्सीजन हमारे माहौल में अजाफी थी, अबंडेंट थी, तो पूरा एनवायरनमेंट एरोबिक लेवल का था। प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली यूनिसेलुलर हो सकते हैं, सम टाइम कॉलोनियल होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स बहुत कम यूनिसेलुलर, जिसमें यीस्ट वगैरह की एग्जांपल आती है, क्लोरेला की एग्जांपल आती है, अमीबा पैरामेशियम की एग्जांपल आती है। समटाइम्स कॉलोनियल, जिसमें वॉलवॉक्स की एग्जांपल आती है। मोस्टली मल्टीसेलुलर, सारे पौधे, सारे जानवर, मोस्ट ऑफ द फंगस ये क्या होते हैं मल्टीसेलुलर। एग्जांपल्स की बात करें तो हम आगाज में ही कह चुके हैं कि सारा किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है, तो आपको जितने भी बैक्टीरिया के नाम आते हैं आप लिख सकते हो। और सारे के सारे जो बाकी के 4 किंगडम हैं उसमें एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टा सारे हैं, प्रोटोजोआन्स भी सारे शामिल हैं, और फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया वो सारे जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन था सेल के साथ। इस टॉपिक में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, पेपर में बार बार रिपीट आते हैं। सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस साल में डिस्कवर किया? 1831 में। श्लीडन और शवान का ताल्लुक कहां से था? जर्मनी से। श्लीडन कौन था? बॉटनिस्ट था। शवान कौन था? जोलॉजिस्ट था। ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा, आपने पढ़े होंगे शवान सेल्स, वो शवान के नाम पर है, तो वो जोलॉजी से रेलेवेंट है।
फिर कौन सा ऑर्गेनेली किसने डिस्कवर किया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस साइज का राइबोसोम्स है, यूकैरियोटिक सेल में किस साइज का राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या है, यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या है, पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर की, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज की थी उसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी, 270x यानी कि 270 गुना। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल का लेक्चर है। जब आप लोग लेक्चरर की तैयारी करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये लेक्चर बहुत जरूरी हो जाता है, और इंफॉर्मेशन के लिए पीडीएफ नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो इंशाल्लाह मोर देन इनफ होंगे। उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी, इसके अलावा भी वो सारी इंफॉर्मेशन, वो प्रैक्टिस एमसीक्यू शामिल होंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं नंबर्स आप लोगों के लिए मेंशन भी कर देता हूं, 0342447091, यानी कि अगर आप कॉलेज लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर के एग्जाम्स की या स्कूल जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब हो, एसएसटी की जॉब, सीनियर एलिमेंट्री टीचर या ईएससी बायो से रेलेवेंट कोई भी जॉब होगी, तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो सेकंड नंबर ये भी आप नोट कर लें, 0333260545। हमारा सेशन ज्वाइन करके आप लोग बायो में एक एक्सीलेंस के लेवल पर आ सकते हैं कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़े, आप इंशाल्लाह उसमें बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, सारी जॉब अपडेट्स आपको इंशाल्लाह यहीं से मिलेंगी। बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।